जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पूरा करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे इस चैप्टर के दरमियान, तो आज इस चैप्टर के दौरान हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, एक सुविकसित सभ्यता जो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन एकाएक उसका विनाश कैसे हुआ या उसके विनाश के कौन कौन से कारण रहे होंगे, उनके बारे में हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सभ्यता का अंत जानते हैं। तो ये लगभग 1800 ईस्वी तक आते आते इसका अंत होने लगता है। अब इसके शुरू की हमने बात की थी, तो ये 6000 ईसा पूर्व से शुरू होती है और बीच में ये अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तो इस प्रकार से इसका ये पिक रहता है, यहाँ से शुरू हुई, अपने पिक पर पहुंची और एकदम से एंड हो गया, ऐसे। ठीक है, इसका एंड कैसे हुआ? ये एकदम से पिक पर पहुंचती है और धीरे 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 इसका पतन होता है और एक टाइम ऐसा होता है कि एकदम से ये नष्ट हो जाती है। तो इसके कौन कौन से कारण रहे थे, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, अब कुछ बदलावों के संकेतों के बारे में बात करते हैं कि ऐसे। अब देखिए, समझिएगा बात को कि हमारे पास में कोई लिखित जानकारी नहीं है, हमारे पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके आधार पे हम ये 100% सटीकता के साथ कह सके कि इस कारण से इनका अंत हुआ होगा। ना ही हमें यहाँ पे युद्ध की जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी शव नहीं मिला है, एक दो शवों को छोड़ के, जिसके ऊपर चोट के निशान हो, हथियारों की चोट के। तो युद्ध तो था ही नहीं, हथियार भी हमें नहीं मिले, क्योंकि ये शांति प्रिय लोग थे हड़प्पावासी। तो हम ये युद्ध की थ्योरी तो यहाँ पे नहीं बता सकते, आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, बदलाव के संकेत के बारे में बात करें तो जो चोलिस्तान जो था, ये एक विकसित सभ्यता का अंग था, ये स्थल था विकसित। यहाँ से पलायन होने लगा। अब पलायन होने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ ऐसे कारण रहे हो जिनके कारण से लोग इनको छोड़ के जाने लगे। अब धीरे 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 गुजरात, पंजाब और यूपी के अंदर नई बस्तियों का बसाव देखने को मिलता है। ये वो दौर था जो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में एक बड़ा गैप रहता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहां पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो बीच में गैप था, इसलिए वो वैदिक सभ्यता नगरी तक नहीं पहुंच पाई। अगर गैप नहीं होता तो वैदिक सभ्यता की भी शुरुआत कहाँ से होती? नगरीय सभ्यता से। लेकिन बीच में गैप था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सभ्यताएं आ गई थी। कौन से इलाकों में? गुजरात, पंजाब और यूपी में। तो ये लोग वहां पर क्यों गए, इन क्षेत्रों को क्यों छोड़ा, सिंधु नदी के इलाकों को क्यों छोड़ा, उनके बारे में देखते हैं। अब कुछ विशिष्ट पुरा वस्तुओं का अंत होने, समापन होने लगा। यानी कि जैसे जैसे उत्खनन हुआ, तो जितनी भी विशिष्ट पुरा वस्तुएं थी वो इस काल की थी। ये काल, यहाँ की में कुछ भी नहीं मिलती। यानी कि जो पिक पर थी वहां की वस्तुएं मिलती है। जब काल निर्धारण किया हमने, एक C4 पद्धति आती है, कार्बन पद्धति, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनके काल का निर्धारण किया जाता है। तो जब काल का निर्धारण किया तो ये सभी पिक लेवल के थे। जैसे जैसे इसका अंत नजदीक आता है, वहां से ये वस्तुएं मिलना समाप्त हो जाती है। तो इसके आधार पे पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि ये वही काल रहा होगा जब इसका पतन होने लगा था। लेखन, लंबी दूरी और शिल्प विशेषज्ञता का अंत होने लगा। अब शिल्प विशेषज्ञता का मतलब बड़े बड़े स्नानागार नहीं बनने लगे, स्नानागार नहीं बने, ठीक है, अन्नागार नहीं बने। इन सब का एक ही कारण, क्या मतलब? भाई हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये वो काल रहा हो जब सभ्यता का पतन रहा हो और इन्होंने इनका निर्माण आवश्यक ना समझा हो। अब देखिए, विशिष्ट पुरा वस्तुओं का भी समापन होने लगा। विशिष्ट पुरा वस्तुओं कौन सी? अब मैंने ये वापस से लिख दिया, कोई बात नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? जैसे बाट हो गए, ठीक है, मृदभांड हो गए, कुछ मूर्तियां हो गई। तो इन सब का निर्माण नहीं हो रहा था। मोहरें हो गई, तो इन सब का निर्माण अब एकाएक से बंद हो गया या बहुत ही कम हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बदलाव थे जिनसे हमें ये पता चलता है कि सभ्यता का अंत होने लगा था, नजदीक आ चुका था, ये वही दौर था। अब पतन के कारणों के बारे में देखें तो कुछ पतन के कारण थे कि एक तो हो सकता है जलवायु परिवर्तन रहा हो। जलवायु परिवर्तन मतलब भाई सभ्यता पिक पर थी, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने वनों की कटाई भी की होगी। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वनों की कटाई नहीं की होगी। उनके ईंधन के लिए, उनके आवास के लिए सब कुछ लकड़ी पर ही निर्भर था। धातु बहुत ही कम थी, सारी वस्तु मृदा से नहीं बन सकती, तो वन की कटाई होने लगी होगी। तो जब वन की कटाई होने लगी तो जलवायु परिवर्तन होने लगा, बाढ़ आने लगी, जिसके कारण से भी हो सकता है उनका पतन हुआ। क्योंकि हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं बाढ़ के, क्योंकि हमें गाद मिली है, सूखी हुई गाद, जो ये बताती है कि उस इलाकों में क्या आई होगी, बाढ़ आई होगी। दूसरा कारण है कि नदियों का सूखना।
अब सबसे बड़ी नदी जो सरस्वती नदी थी, आपने पढ़ा होगा सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन ये एकाएक से सूख गई। अब इसके वर्तमान में तो एविडेंस नहीं है, हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया कि इस इलाके में रही होगी, लेकिन ये सूख गई और इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी सभ्यताएं मिली है। जब ये नदी सूख गई होगी तो उन सभ्यताओं का भी क्या होगा, अंत, या लोग वहां से छोड़ के जाने लगे। भूमि का अत्यधिक उपयोग होने लगा। जब अत्यधिक उपयोग होने लगा तो वो कैसी हो गई, अनुपजाऊ। जब अनुपजाऊ हो गई तो वहां पे खेती नहीं होने लगी और उनका सारा दारोमदार था ही किस पे, खेती पे। तो धीरे धीरे वहां से क्या होने लगा, पलायन। इस प्रकार से ये सभ्यता का अंत था। हमने पढ़ा कि पतन के कारण कौन कौन से थे, तो एक निष्कर्ष के बारे में कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, पूरे इस टॉपिक का निष्कर्ष कह सकते हैं कि एक सुविकसित, सुदृढ़ और एकीकृत सभ्यता का क्या हो गया, अंत। हमने इन सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझा। एकीकृत कैसे, जैसे पूरी सभ्यता में बांट एक जैसे, नगरों का निर्माण एक जैसा, नालियों का निर्माण एक जैसा, तो ये सब एकीकरण था। सुविकसित सभ्यता थी, सुदृढ़ सभ्यता थी, तो धीरे धीरे ऐसी एक सभ्यता का अंत हो गया। और फिर भारत के इस सभ्यता के बाद के काल में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं पनपी, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, क्योंकि वैदिक सभ्यता के शुरू के बाद हमें सामाजिक विभेदन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि सभ्यता की खोज और उत्खनन कैसे हुआ। तो हम खोज के बारे में तो आगे की वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ ब्रीफ में जान लेते हैं कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1922 में उत्खनन किया था, फिर 1923 में राखलदास बनर्जी ने, और फिर आए जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 के अंदर सभ्यता की घोषणा की थी। सभ्यता की क्या की थी, घोषणा दुनिया के सामने, कि भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता फली फूली थी जो दुनिया की सबसे सुविकसित सभ्यता थी। तो इन्होंने ये घोषणा की थी, लेकिन इनकी एक कमी ये थी कि जब ये उत्खनन कर रहे थे तो इन्होंने स्तरीय उत्खनन को अनदेखा किया। अब स्तरीय उत्खनन क्या होता है वो देखिए, मतलब एक लेवल बाय लेवल उत्खनन। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है या यहाँ पर उत्खनन करना है, ये गहराई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, ऐसे करके 3-4 स्तर हो गए। अब इन्होंने क्या किया, अब स्तर का पहली बात तो महत्वपूर्ण क्या होता है स्तर, वो देखिए। जैसे कोई चीज है, मकान ऊपर बना हुआ था, ऊपर कुछ भी मृदबांड वगैरह थे, ठीक है, समय के साथ वो दब गए तो वो सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे चले गए। फिर इसके ऊपर और सभ्यता आई, उसका अंत हुआ तो वो इधर आ गए, वो दब गए नीचे। फिर नए आए, जब वो दब गए तो इधर आ गए। तो अपना दिमाग लगाएगा कि इन तीनों में सबसे पुरानी कौन सी है, ये सबसे पुरानी होगी ना, क्योंकि ये सबसे नीचे है, क्योंकि नई वाली तो ऊपर है, तो पुरानी कौन सी होगी, सबसे नीचे वाली। लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती थी, हमें ये पता चल जाता कि इनका समय टाइम पीरियड क्या था। लेकिन जॉन मार्शल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक समान उत्खनन किया, सभी को बाहर खोद के निकाला और उन सभी को एक स्तर पर रखा। कैसे, एक स्तर पर अध्ययन, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारी जानकारी जो थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि किस काल में कैसा जीवन शैली थी, ठीक है। सब एक जैसा कर दिया। अब 1944 के अंदर हमारे जो मार्शल ये निदेशक आते हैं आई.एम. व्हीलर क्या करते हैं कि ये उत्खनन के दौरान एक सैनिक परिशुद्धता लाते हैं, यानी कि ये एक सैनिक ब्रिगेडियर थे, तो इनके जीवन शैली के अंदर भी ऐसी परिशुद्धता थी। और वही परिशुद्धता ये कहाँ पर लाए, उत्खनन के दौरान। इन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा, हर चीज का अनुसरण किया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या ये सभी चीजें एक जैसी है या अलग अलग है। तो जब इन्होंने ये देखा तो इनको पता चला कि हर उत्खनन के दौरान हमें कुछ ऐसे स्तर मिल रहे हैं, उन स्तरों से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्तर कितना पुराना है, ठीक है। इन्होंने एक ही तराजू में नहीं तोला, इन्होंने किसका उस अनुसरण किया, स्तरीय विन्यास का। तो अब ये ध्यान रखना, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्तरीय विन्यास का अनुसरण प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था, आई.एम. व्हीलर के द्वारा। ये कब आए थे, 1944 में आए थे, ठीक है। तो इस समय ये पता चला कि सबसे नीचे वाली पुरानी थी, फिर उससे मीडियम वाली और फिर नई वाली। तो इस प्रकार से इनका दबता चला गया होगा और हमने काल का निर्धारण कर लिया था, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं
कि हमें हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी पुरातत्व की वस्तुएं मिली है, उनसे जितने भी अनुमान लगाए उनकी जीवन शैली के बारे में या उनकी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, क्या वो वास्तव में वही कहना चाह रहे थे जो हमने अर्थ निकाला है? तो ये कैसे अनुमान लगाया हमने, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, टॉपिक की हेडिंग है हमारी अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ये आपके किताब में हूबहू यही हेडिंग लिखी हुई है। अब देखिए, खोजों का वर्गीकरण। अब हमने खोजों का वर्गीकरण कैसे किया, हमें या फिर हमें जितनी भी वस्तुएं मिली, हमने ये अनुमान लगाने के लिए उनको किन किन वर्गीकरण के अनुसार बांटा। तो पहला है पदार्थ के आधार पे। अब देखिए, कुछ वस्तुएं पत्थर से बनी थी, कुछ धातु से, कुछ मृदा से, तो कुछ अस्थियों से। इनके आधार पे भी हमने उनकी जीवन शैली के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश की थी। अब उपयोगिता के आधार पे, जैसे कुछ औजार थे, कुछ बर्तन थे, कुछ आभूषण थे। अगर आभूषण ज्यादा मिले तो हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता जो थी वो बहुत ही धनवान थी। ठीक है, सोने के आभूषण ज्यादा मिले तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोने के आभूषण बहुत प्रिय थे। इस प्रकार से संदर्भ के आधार पे, मतलब वो वस्तुएं कहाँ से मिली, कहाँ से मिली, मतलब या घर से मिली, कि नाली से मिली, कि कब्र से मिली, ठीक है, या दुर्ग से मिली। जैसे हमने बात की थी कि अगर दुर्ग से कोई वस्तु मिली है और आम नगर से नहीं मिली तो इसका मतलब वो विलासिता की वस्तु हो सकती है, महंगी हो सकती है। तो इस आधार पे भी हम इनको वर्गीकृत किया। ठीक है, अब देखिए व्याख्या की समस्या क्या थी। अब कुछ हमने और भी अनुमान लगाया कि पुरातत्वविदों ने कुछ जो असामान्य वस्तुएं थी उनको किससे जोड़ा, धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा वस्तु नहीं थी, एक दो तीन ऐसी कुछ वस्तुएं थी हर स्थल में, या कुछ स्थलों में मिली नहीं, सिर्फ मेन राजधानी जैसे मोहनजोदड़ो में मिली या हड़प्पा में मिली। कैसे, जैसे आभूषणों से लदी हुई मरण मूर्ति। मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। अब इसको विद्वानों ने क्या नाम दिया, मात्र देवी, क्योंकि ये कुछ ज्यादा मिली नहीं, एक दो मिली, या ज्यादा कुछ और संख्या हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं मिली, आम उपयोग के लिए नहीं होगी, खिलौना नहीं रहा होगा। तो आभूषणों से लदी, आभूषण मतलब ओरिजिनल आभूषण नहीं पहनाए हुए थे, उनके ऊपर आभूषणों की डिजाइन थी। आभूषणों की क्या थी, डिजाइन, मिट्टी से बनी हुई। ठीक है, गले में जैसे हार हो गया, हाथों में चूड़ियां हो गई, कमर में कमरबंद हो गया, ठीक है, जूड़ा हो गया माथे में, इस प्रकार से। नाक के अंदर जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, नोज पिन हो गई। तो ऐसे बहुत सारे आभूषण मिले जिसके आधार पे हमने ये अनुमान लगाया कि वो क्या हो सकती है, मात्रा देवी। एक हमें पत्थर की मानकीकृत मूर्ति मिली, बढ़िया, उसके दाढ़ी वगैरह सेट की हुई, ठीक है, बहुत ही अनुशासित रूप में उसका चेहरा बनाया हुआ। तो इसके आधार पे ये हमने अनुमान लगाया कि वो क्या हो सकता है, पुरोहित राजा। इसके बारे में हमने आगे भी चर्चा की थी। अनुष्ठानिक महत्व की संरचना हमें मिली थी, जैसे कि विशाल स्नानागार। हमने ये अनुमान लगाया कि एक ही मिला है, इतना बड़ा मिला है, इसके लिए वो क्या हो सकता है, अनुष्ठानिक महत्व का हो सकता है। ठीक है, और वो भी तुर्क के अंदर मिला है। पत्थर की शंक्वाकार वस्तुएं मिली जिन्हें हमने क्या कहा, लिंग का है, जो किसका प्रतीक है, शिव, शिव का, यानी कि ये किसकी पूजा करते होंगे, शिव पूजा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी सिंधु सभ्यता से लिंग मिले हैं उनके आधार पर हम अनुमान के आधार पर बताएं तो वो रुद्र की पूजा करते थे। किसकी, रुद्र की। ठीक है, हमें आगे मोहरें मिलेगी, उन मोहरों पे देखिए, मोहरें मिलेगी ना, उन मोहरों पे पशुपतिनाथ की मुद्रा, पशुपतिनाथ की चिन्ह है, पशुपतिनाथ का चिन्ह। अब ये पशुपतिनाथ का चिन्ह मिला, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये रुद्र की पूजा करते होंगे या पशुपतिनाथ की। लेकिन यही रुद्र या यही शिवलिंग जब ऋग्वेद में मिलता है तो वो शिव का प्रतीक बन जाता है। तो रुद्र और शिव में फर्क है। ठीक है, ऋग्वेद में ये लिंग किसका प्रतीक बन जाता है, शिव का। यहाँ पर ये लिंग किसका प्रतीक है, रुद्र का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विद्वानों ने जो विशिष्ट वस्तु मिली उनको किससे जोड़ा, धार्मिक अनुष्ठानों से। कुछ उदाहरण देखे हमने, जैसे मातृ देवी हो गया, पुरोहित राजा हो गया, विशाल स्नानागार हो गया, लिंग हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ये अतीत को जोड़कर पूरा किया, हमने अनुमान लगाया। जैसे एक अनुमान और लगाते हैं कि हमें कुछ कपास की वस्तुएं मिली, सॉरी कपास के वस्त्र मिले। अब कपास के वस्त्र तो मिले नहीं, कपास मिला है। अब हमने ये अनुमान लगाया किस आधार पे, हमें जितनी भी मूर्तियां मिली है ना, उन मूर्तियों को कौन कौन से कपड़ों से ढका हुआ था, मिट्टी से ही, लेकिन उनके ऊपर किन किन कपड़ों की डिजाइन की हुई थी। उनके आधार पे हमने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कपास से वो कपड़े बनाए जाते हो। जैसे कि कोई मूर्ति की अगर धोती की डिजाइन बनाई हुई है तो हमने ये अनुमान लगाया कि कपास से क्या बनाते होंगे, धोती बनाते होंगे। धोती मिली नहीं है, हमें सिर्फ क्या मिला है, कपास। ठीक है, या जैसे कंधे के ऊपर जैसे सीधा पट्टा हो गया डिजाइन की मृण मूर्ति के ऊपर, तो हमने ये अनुमान लगाया कि कपास से वो पट्टा बनाते होंगे। इस प्रकार से हमने सारे अनुमान लगाए। ठीक है, 100% जानकारी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लिखित सोर्स हमारे पास में
नहीं है। तो ये आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा से हमें जितनी भी मोहरें मिली उनसे भी कौन सी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ से जितनी भी मोहरें मिली ना, उन पे इन दोनों की ज़्यादातर चिन्ह मिले। कौन से? एक तो एक श्रृंगी जो था ये कल्पित जानवर था। कैसा था? कल्पित जानवर, यानी कि इमेजिनरी एनिमल था ये यूनिकॉर्न के टाइप था। सेम जैसा यूनिकॉर्न की कल्पना है ना, सेम वैसा ही, ठीक वैसा ही, एकदम डिटो। एक सिंग और घोड़ा, ठीक है, जिसके नाक के आगे क्या होता था? ये सिंग। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंग वाला जानवर, एक सिंग का जानवर, ठीक है। तो इसकी अस्थियां तो नहीं मिली, जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वास्तव में ऐसा कोई जानवर रहा होगा। तो हमने ये क्या कह दिया? कल्पित जानवर। तो ये इनका धार्मिक पशु रहा होगा। दूसरा हमें मिली मोहरों पर आद्य शिव की आकृति। अभी आद्य शिव जो है ना, ये क्या थे? पशुओं से गिरी तपस्वी की मूर्ति, तपस्वी की आकृति, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसकी आकृति हो सकती है? पशुपतिनाथ की, जिसके बारे में हमने आगे चर्चा की थी, पशुपतिनाथ, ठीक है ना। क्योंकि मोहरों पर हमें एक ऐसे तपस्वी मिले हैं जिसके चारों ओर क्या बनाए हुए? पशु, ठीक है। बैल हो गया, ये एक श्रृंगी पशु हो गया, ऐसे। फिर अब हमारा पाठ यही समाप्त होता है। कुछ इसके प्रश्नों के बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे ढूंढ कर प्रश्न लाया हूँ। अगर आप इन प्रश्नों को एक बार ढंग से कर लेते हैं, एक बार इनको लिखने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप पाठ को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सभ्यता के उत्खनन में जॉन मार्शल की क्या भूमिका थी? अब देखिए, यहाँ पर जॉन मार्शल के योगदान के बारे में पूछा कि जब उत्खनन हुआ तो इन्होंने कैसे इसको कैसे प्रकाश में लाया और इसके उत्खनन में अपना क्या योगदान दिया। तो अब यहाँ पे जॉन मार्शल का पूछा है, आपको आई.एम. व्हीलर का भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है ये। तो एक बार अगर आप जॉन मार्शल को और इनको दोनों को अच्छे से देख लोगे तो आप जॉन मार्शल या आई.एम. व्हीलर का जो भी प्रश्न आएगा आप इजीली कर पाओगे, चाहे वो छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा हो। अब दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार को बताना है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशों के साथ क्या क्या व्यापार था, किन किन देशों के साथ व्यापार था, और इसमें आपको ये भी जानकारी इंक्लूड करनी है, उसका भी मेंशन करना है कि किन स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार था, ठीक है। आपको देखिए, पूरा नहीं लिखना है जैसा किताब में लिखा हुआ है, आपको वही चीज़ें डालनी है जो ज़रूरी है, ठीक है। अनर्गल नहीं लिखना है, आंसर को शॉर्ट रखना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि बस पेज दिया है तो उसको भरते रहना है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता की जानकारी के बारे में बताना है। अब हमने चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ सामाजिक विभिन्नता की जानकारी मिलती है समाधान के द्वारा, उनके रहन सहन के द्वारा, जैसे दुर्ग बनाए, आम नगर बनाए, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। अब अनर्गल नहीं लिखना है, कॉपी का पेज खाली है इसका मतलब उसे पूरा भरना नहीं है, हमें उतनी ही जानकारी लिखनी है जितनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो मुश्किल से 30 से 60 शब्द, ऐसा नहीं कि फिर आप लिख रहे हो 150-200 शब्द। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। अगर आप इन चारों प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको दोबारा इस पाठ को शायद ही पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ प्रश्न थे हमारे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।